अजय सर देखिए, अभी हमने शुरू में सुना था, मैं रामशरण जोशी सुन नहीं पाया, इसलिए पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं जोशी से एक पूरे समग्र पर टिप्पणी लूंगा। अजय सर, आपने उसको सुना, वो हम लोग वैसे सुनाना दिखाना नहीं चाहते, हम नॉन सीरियस मानते हैं, उस योग्य नहीं है निशिकांत दुबे, लेकिन इसे दिखाना पड़ा कि जो चीजें आप उठा रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, मुझे बताइए, अमित शाह साहब के पुत्र क्या क्रिकेट के इतने महारथी हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के हो जाए, चीफ हो जाए? क्या राजनाथ सिंह के सुपुत्र साहब यदि हो रहे हैं तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या नितिन गडकरी साहब के पुत्र साहब आ रहे हैं तो नहीं है? ऐसे कितनी लंबी फहरिस्त है, एक बहुत बड़ा है, बीजेपी में गिना सकते हो आप लंबी फहरिस्त, और आप मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वो परिवार, जैसे भी कहा साथी ने कि इंदिरा जी की नशंस हत्या सबने देखी थी देश ने, राजीव गांधी जी को कैसे उड़ाया गया देखा था, नेहरू जी का क्या रोल रहा है इस देश को बनाने में देखा गया, और आप उसको सारा का सारा खारिज, और फिर आप कहते हो कि अर्बन नक्सल देश को गलत राह पे ले जा रहे। ले कौन जा रहा है अजय जी? टिप्पणी आप। देखिए, मैं ये कहूंगा कि यदि राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं तो सबसे पहले हम लोग अर्बन नक्सल हैं। राहुल गांधी तो बाद में हुए। राहुल गांधी ने शायद हम लोगों से सीखा है कि वह आवाज जो वो जिस तरह से नहीं बन रहे थे, शायद रामशरण जोशी जी ने उन्हें बना दिया, शायद राकेश अचल जी ने बना दिया, शायद शिवरान साहब ने बना दिया, शायद शशि जी ने बना दिया, और शायद मैंने बना दिया, शायद आप भी जी। लेकिन मैं अपने को कंफर्म कहता हूं कि मैं अर्बन नक्सल हूं, यदि सही बोलना अर्बन नक्सल है। यदि देश के लोकतंत्र के संविधान के हक में खड़ा होना अर्बन नक्सल है तो यस, मैं अर्बन नक्सल हूं। यदि इस देश में, इस देश के युवाओं के भविष्य की चिंता करना, इस देश की बेटियों की इज्जत की चिंता करना, इस देश के दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना यदि अर्बन नक्सल है तो हां, हम अर्बन नक्सल हैं। और जब अर्बन नक्सल हैं तो हम राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर डट कर खड़े हैं और बार बार कहते हैं कि हां राहुल गांधी, तुम बिल्कुल सही हो और हम तुम्हारे साथ। जब हम यह कहते हैं तो इसके पहले निश्चित रूप से किसी साथी ने कहा था, मैं नहीं समझ पाया, मैं एक जिक्र करता हूं। जब राज कौल को फारूक सियार लेकर के आया कश्मीर से, श्रीनगर से, कि आइए आप और यहां पर बच्चों को शिक्षा दीजिए, आप इतने बड़े विद्वान हैं, और जब वो आए राजकौल साहब, तो आने के बाद में उनको आय का साधन क्या दिया जाए, तो उन्हें दिल्ली में नहरी रियासत दी गई। जो दिल्ली में नहर आज भी है, वो उसके अवशेष हैं। उस नहर के इधर का जितना हिस्सा है वो आप देखिए, वो सारा नई दिल्ली का हिस्सा है, जिसमें आपका लुटियंस जोन बना है। चाहे राष्ट्रपति भवन हो, संसद हो, सेक्रेटरिएट्स हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, दूसरे और आवास हो, जो भी किसकी बात करिए, नेता प्रतिपक्ष का घर हो या मंत्रियों के घर हो या क्या कहते हैं इंडिया गेट हो, ये सारे इलाके उसी में बने। और वह देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी राजकौल की प्रॉपर्टी थी। वही राजकौल जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जब भारत में बनने की बात आई कि भारत में किस तरह से भारत में शासन दिया जाए, अधिकार दिए जाए यहां के लोगों को, तो उसके लिए जमीन की जरूरत थी। जब राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर होके आ रही थी दिल्ली, तब जरूरत थी। तो उस समय मोतीलाल नेहरू जी की वह संपत्ति उन्होंने इस देश को डोनेट करी। पहला डोनेशन, जिसकी कीमत आज 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ कितनी है आप अनुमान नहीं लगा सकते, 100 लाख करोड़ कितनी भी हो सकती। एक चीज, एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड। अब आ जाइए आगे। उसके बाद में इस देश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑफिस नहीं था, हवा हवाई चला करता था। 1885 में कांग्रेस बनी थी।
तब कांग्रेस पार्टी को एक ऑफिस की जरूरत थी। मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 में जिस घर में स्वराज भवन में इंदिरा गांधी पैदा हुई, वह स्वराज भवन डोनेट कर दिया देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में उनका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया आनंद भवन में, और आनंद भवन, लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, आनंद भवन अलग है, स्वराज भवन अलग है, पहले जान लीजिए। मैं जैसे अगर थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे, आप करिए। आप नहीं, मैं वही कर रहा हूं, जानना जरूरी है। और तब देश के, जब शहर को 1857 में देश की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो उस लड़ाई में दिल्ली के शहर कोतवाल थे पंडित गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के पिता। वो उस लड़ाई में लड़ते हुए घायल हुए, उनके घर जला दिए गए, सबको चोट आई, सब अपने ससुराल आ गए, वो आगरा में वहां पर। और वहां पर जहां मोतीलाल नेहरू जी का जन्म हुआ, मोतीलाल नेहरू जी अपनी मां के पेट में थे और मर जाते हैं गंगाधर नेहरू इस देश के लिए। उनके भाई नंदलाल नेहरू, वो जब गंगाधर नेहरू की डेथ हुई 34 साल के थे, उनके भाई नंदलाल नेहरू इस देश की आजादी के आंदोलन में लड़ते हुए मरते हैं 35 साल के थे। और उसके बाद उनके मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां इलाहाबाद में सिर पर लाठी लगने से घायल होती हैं, स्वरूप रानी जी, और घायल होकर गिरती हैं। लोग मरणासन्न मान लेते हैं कि मर गई, बाद में वो अस्पताल ले जाई जाती हैं और कुछ समय बाद वो मर जाती हैं उसी चोट से, एक शहादत। उसके बाद में श्रीमती कमला नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, आंदोलन करती हैं, जेल जाती हैं। जेल में उन्हें टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दिया जाता है, टीबी की मरीज हो जाती हैं, गंभीर हालत में उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। उनकी बेटी और दामाद उन्हें लेके स्विट्जरलैंड जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि पंडित नेहरू जेल में थे। और जब तक पंडित नेहरू को जमानत मिली तब तक जो है वो बहुत गंभीर हालत में थी। पंडित नेहरू को जमानत मिली, वहां गए, उनके हाथों में दम तोड़ देती हैं इस देश के लिए तीसरी शहादत, चौथी शहादत। इसके बाद में पंडित नेहरू के बहनोई इस देश की आजादी के आंदोलन में मर जाते हैं। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मैं अर्बन नक्सल बता रहा हूं, सुन लीजिए। इसके बाद में पंडित नेहरू के बहनोई वो मर जाते हैं इस देश की आजादी के लिए। पंडित नेहरू के साले मर जाते हैं इस देश की आजादी के आंदोलन में। पंडित नेहरू के भतीजे मर जाते हैं इस देश की आजादी के आंदोलन में। और पंडित नेहरू खुद 9 साल जेल काटते हैं। उनकी बेटी और दामाद शादी करके हनीमून मनाने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं, एक नैनी जेल में बंद होती है, एक और जेल में। और उसके बाद देश आजाद होता है। गरीब गुरबा मरा हुआ देश, उस देश को कहां से कहां उठाकर खड़ा करते हैं नेहरू। और उसके बाद में वो अपनी बेटी को मंत्री या प्रधानमंत्री, सांसद नहीं बनाते हैं, वो विरासत नहीं देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री उन्हें जबरदस्ती मंत्री बनाते हैं, और फिर वो प्रधानमंत्री बनाई नहीं जाती हैं, चुनी जाती हैं। सांसद वोट डालते हैं, 167 वोटों से जीतती हैं, प्रधानमंत्री बनती है, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती हैं, चीन से छीन कर सिक्किम वाले हैं, और भारत को एक शक्तिशाली देश बना के खड़ा कर देती हैं। उसके बाद उनकी हत्या करवा दी जाती है इसी डीप स्टेट की साजिश से, जिस डीप स्टेट ने नरेंद्र मोदी को पैदा किया। 1993 में, नरेंद्र मोदी का ही ट्वीट देख लीजिएगा, 1993 में नरेंद्र मोदी गए थे, नरेंद्र मोदी आर्काइव में पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 1993 में डीप स्टेट के कॉलेज से लीडरशिप ट्रेनिंग हासिल की, यानी CIA एजेंट बन के वो भारत भेजा गया, वो ट्रेनिंग लेके आया। उसके बाद में इधर देखिए, राजीव गांधी को 1991 में
मार डाला जाता है। उसी डीप स्टेट की साजिश के तहत वो शांति स्थापित कर रहे थे और सार्क कंट्रीज की पूरा संगठन बना के उसके लीडर थे। आप सोचिए, जिस परिवार ने इतनी शहादतें, इतने त्याग, इतना सब कुछ दिया हो, पंडित नेहरू ने जो डोनेट किया, उसी की कीमत आज की डेट में करीब 1 लाख करोड़ रुपए होगी। बिल्कुल। अब आप सोचिए, इंदिरा गांधी ने जो अपने सारे जेवर 1962 की आजादी के आंदोलन, लड़ाई में चीन के समय में सेना को डोनेट किए, उसी की कीमत हजारों करोड़ होगी। और उसके बाद में जब मारुति कंपनी बनाई, संजय गांधी ने वह डोनेट की। तो आप सोचिए, उस अर्बन नक्सल का यदि हम साथ खड़े हैं तो हमें गर्व है। क्या कहेंगे अजय जी? एक आध लाइन में सब एक लाइन, दो लाइन आप सोच के रखिएगा। पहले अजय सर आपसे एक लाइन, 2 लाइन, यही जो मैंने कहा कि राहुल गांधी से क्या नाजायज कुछ मांग कर रहे हैं, 1-2 लाइन में। अनम्यूट सर, अजय सर। मैं सुन नहीं पाया। नहीं, हम तो यही की जो राहुल गांधी की मांगों को हमने उठाया था, बताया था, वो कहां कौन सी ऐसी नाजायज मांगे, एक आध लाइन 2 लाइन में आपकी जो समा पे, जिसपे आप अर्बन नक्सल नाजायज तो इसमें चुनाव आयोग कह रहा है। उसने खुद ही 26 दिसंबर 2019 को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उसने डिटेल दिया कि ऑनलाइन वोट का डिलीशन और एडिशन दोनों हो सकता है। ये उसने अपने उसमें किया। और साहब, उसके बाद जब राहुल गांधी ने कहा तो कहता है ऑनलाइन होता ही नहीं है। एक चीज जो फॉर्म नंबर 7। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि जिस सीट का राहुल गांधी कह रहे हैं उस सीट पे तो कांग्रेस जीती है। हाँ, यही तो बड़ी बात है कि राहुल गांधी उस सीट की बात कर रहे हैं जिसपे कांग्रेस जीती है। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी ने गड़बड़ की है तो भाई उसे खारिज करो, उसकी सदस्यता रद्द करो, उसे जेल भेजो, यही कर दो। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा कि एफआईआर तो हमने दर्ज कराई थी। हाँ, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। आपने एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसकी ईमानदारी से जांच होने दो, सारे सबूत दे दो, जिससे असली चोर पकड़ा जाए और आपको भी न्याय मिले और देश को भी पता चले। तो साहब, खुद ही अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। पहले ये क्लियर कर ले कि आखिर है क्या। और जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें 3 ऐप के बारे में एफआईआर में चुनाव के जो इलेक्शन कमीशन ने बताया, तो वो साहब ऑनलाइन ही बताए हैं। तो इसका मतलब है सारा खेल जो है कुल मिलाकर के खुद करेंगे और फिर जांच रोकेंगे, क्योंकि उन्हीं के लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो साहब, ये पूरा खेल असल में ये